कंप्लीट रूप से पूरा खत्म करेंगे और आज ये टॉपिक आपका खत्म हो जाए। तो चलिए जल्दी जल्दी फटाफट सभी लोग एकदम तैयार है, तो एकदम बहुत ही बढ़िया आज का क्लास आपका रहना है। जल्दी जल्दी एक बार लाइक बटन दबा दीजिए, एक एक उठा दे दीजिए ताकि हमें लगे कि सबको आवाज हमारी ठीक से मिल पा रही है, और इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे लाभान्वित हो सके। चलिए बहुत सुंदर, लगातार आप सभी का प्यार यहाँ पे झलकता हुआ दिख रहा है। अब इसमें क्लास को हम लोग प्रारंभ करेंगे। तो चलिए आज के क्लास में गुरुत्वाकर्षण से हम लोग लाइव सेक्शन में ऑब्जेक्टिव का जो है प्रैक्टिस करेंगे। पिछले क्लास में गुरुत्वाकर्षण पर जो भी कंसेप्ट हम लिए थे उसको आज थोड़ा सा मेन आगे बढ़ाएं। आज हम लोग मेन क्वेश्चन चलेंगे लिफ्ट से रिलेटेड, और लिफ्ट पर आधारित क्वेश्चन के लिए जो बेस चाहिए उस बेसिक बात को थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहला बेसिक बात है कि अगर ये लिफ्ट है तो लिफ्ट में 5 चीज हो सकता है, और इन पांचों में क्या है इस पर प्रश्नों पर आप ध्यान दीजिए। पहला, आसान, लिफ्ट ऊपर जा सकता है। तो ऊपर जाने में भी दो केस है, एक समान वेग से ऊपर जा सकता है, और दूसरा त्वरण के साथ एक्सेलरेटेड होकर ऊपर जा सकता है। दूसरा कंडीशन है कि लिफ्ट नीचे आ सकता है, और इसमें भी दो कंडीशन है, एक समान वेग से नीचे आ सकता है या यह एक्सेलरेटेड त्वरण होकर नीचे आ सकता है, और अंतिम मेन है लिफ्ट की रस्सी ही टूट जाए। और इसीलिए आपको ये 5 केस समझना होगा। जो बच्चे 5 केस समझ जाएंगे उन लोग का बिल्कुल अस्तित्व एकदम क्लियर हो जाएगा। तो हम चाहेंगे 1 मिनट आप एकदम ध्यान दे दीजिए ताकि 5 अस्तित्व आपको समझ में आ जाए। लिफ्ट में कभी भी आपको ध्यान रखना है, भार कभी भी लिफ्ट में देगा तो ध्यान रखिएगा m × g + a होता है, माइनस भी a हो सकता है। अब जिन लोगों को छोटी सी बात ध्यान में आ जाएगी उन लिफ्ट से सब क्वेश्चन बना देंगे। देखिए भार का फार्मूला लिफ्ट में नहीं होगा तो mg होता है, लेकिन यदि लिफ्ट में ऊपर जाए या नीचे आए तो आपको ध्यान रखना है कि ऊपर जाएगा तो प्लस और नीचे आएगा तो माइनस, इसका यूज करना। और यदि कभी एक समान वेग होगा तो इसमें त्वरण 0 होगा। एक समान वेग से ऊपर जाए या एक समान वेग से नीचे आए तो एक समान वेग में त्वरण 0 होता है। और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से समझना है, एक समान वेग हो गया तो त्वरण 0 है, एक समान वेग हो गया तो त्वरण 0 है। तो बताओ जब त्वरण 0 होगा तो 0 घट जाए या 0 जुट जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा कि mg के बराबर होगा। इसीलिए ये पहला लाइन एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि यदि लिफ्ट में क्वेश्चन में एक समान वेग से ऊपर जाते या नीचे आते अगर लिखा रहेगा तो इसके भार में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बहुत बड़ी बात हम सीख रहे हैं। जिन लोगों को ये कंसेप्ट नहीं होगा केवल लिफ्ट ऐसे रखे हुए उनको दिक्कत होगी। जो लोग छोटी सी बात 5 तथ्य है, अगर इन 5 तथ्यों को समझ लिए लिफ्ट से जीवन में कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यानी हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझा कि यदि लिफ्ट ऊपर जाए या नीचे आए, लेकिन शर्त है कि वेग एक समान है, तो एक समान वेग से ऊपर जाएगा या नीचे आएगा उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा महत्वपूर्ण ध्यान दें, यदि लिफ्ट एक्सेलरेटेड होकर ऊपर जाएगा तो यह g + a होगा तो भार बढ़ जाएगा। कोई व्यक्ति लिफ्ट में है और लिफ्ट तुरंत से ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेटर देके ऊपर जा रहा है, वेग बढ़ते जा रहा है तो उसका भार बढ़ेगा। और यदि लिफ्ट एक्सेलरेटेड होकर नीचे आ रहा है तो उसका भार घट जाएगा। और यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाएगी तो लिफ्ट का जो त्वरण होगा ये g के बराबर हो जाएगा, और जब a बराबर g हो जाएगा तो g में से g गया 0, उस व्यक्ति का भार 0 हो जाएगा। और लास्ट बार 5 बात समझा रहे हैं। इस 5 बात को जो बच्चे समझ गए हैं, लिफ्ट से क्वेश्चन आएगा तो उन लोगों को बहुत आराम महसूस होगा। पहली इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ गया कि यदि कोई भी लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर जाता है तो त्वरण शब्द लगेगा तो भार बढ़ेगा। यदि लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे आता है तो भार घटेगा। लिफ्ट यदि एक समान वेग से ऊपर जाता है या नीचे आता है तो उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और यदि लिफ्ट की रस्सी टूट जाती है तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि भार 0 हो जाता है। तो ये 5 बात जिन लोगों को क्लियर है उन लोगों को अब क्वेश्चन राउंड आज का शुरू होगा। पिछले दिन ग्रेविटेशन से हम लोग 20 क्वेश्चन देख चुके थे। आज का क्लास हम लोग इससे आगे करते हैं तो देखते हैं आज कितना अच्छा आप लोग टेस्ट में आंसर दिखाते हैं। आज के लिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन अब आपका शुरू हो रहा है। एक समान त्वरण होगा तो भार बढ़ेगा, एक्सेलरेटेड हो गया ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, त्वरण शब्द लगेगा तो ऊपर जाने पर बढ़ेगा। दिमाग में सेट रखिए। चलिए अब जरा क्वेश्चन ध्यान दिया जाए आज के लिए। अब क्वेश्चन है, हम लिफ्ट में अपेक्षाकृत अधिक भार महसूस करते हैं, हम ज्यादा भार महसूस करते हैं कब? जब लिफ्ट, अब अपने से सोचो, लिफ्ट में ज्यादा भार कब महसूस करते हैं? जब लिफ्ट स्थिर गति से नीचे आता है। लिफ्ट ऊपर जाने को होता है, स्थिर गति से ऊपर जाता है, मुक्त रूप से नीचे आता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, और हम समझते हैं कि आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी ध्यान दोगे तो लिफ्ट का सेक्शन आपसे गलत नहीं होगा। जब भी लिफ्ट मुक्त रूप से नीचे आएगा तो भार 0 हो जाएगा। स्थिर गति से ऊपर जाए या स्थिर गति से नीचे आए तो हमने एक ही चीज बताया है, गति स्थिर से ऊपर जाने नीचे आने से भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे सही आंसर डी होगा। और बहुत ही शानदार, आप लोगों में से भी मैक्सिमम बच्चे का हम देखिए डी बनाए हैं, बिल्कुल सही जवाब है। स्थिर गति से ऊपर जाए या स्थिर गति से नीचे आए, आपको दिमाग में सेट रखना है कि भार में कोई परिवर्तन नहीं हो। चलिए दूसरा प्रश्न आज के लिए हम लोग शुरू करते हैं। बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, हमें उम्मीद है कि आपका एकदम सही होते जाएगा। ध्यान दिया जाए, कोई 70 किलो का व्यक्ति लिफ्ट से नीचे आ रहा है, 70 किलो का व्यक्ति लिफ्ट से नीचे आ रहा है, और यदि लिफ्ट का केबल अचानक टूट जाए, रस्सी टूट जाए तो व्यक्ति का भार क्या होगा? 70 किलो, 35 किलो, 140 किलो, 0 हो जाएगा। चॉइस डी में 0 लिखा हुआ है। जल्दी जल्दी आपको सोच करके बताना है, जल्दी जल्दी एकदम सोच करके बताइए, एकदम फटाफट। लिफ्ट संबंधित सभी क्वेश्चन आपका एकदम सही होते चला जाए। बहुत बढ़िया, देखिए एकदम मैक्सिमम बच्चे का बहुत ही खूबसूरत जवाब, एकदम सही जवाब आ रहा है। 70 किलो या 700 किलो का वस्तु है, अगर रस्सी टूट जाता है तो आपको हमने बताया है कि उसमें 0 भार हो जाएगा, और डी जवाब बिल्कुल सही जवाब। द्रव्यमान शब्द रहेगा तब समझना कि वही का वही, द्रव्यमान नहीं बदलता। भार शब्द रहेगा तो ध्यान रखना कि भार जी पर डिपेंड करता है, और हमने बताया है कि भार का मान m × g + -a है। नीचे आएगा -a, ऊपर जाएगा +a। रस्सी टूट गया तो a का मान g के बराबर, इसीलिए 0 हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस करके बनाएंगे। जल्दी से अगला क्वेश्चन ध्यान दिया जा सके। जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाते हैं, बढ़िया से बताइएगा, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाते हैं तो इसका भार, हम उम्मीद करते हैं कि एकदम सोच करके सब लोग का सही होगा। किसी वस्तु को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाते हैं तो इसका भार स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, उत्तरी ध्रुव पर बढ़ता है और दक्षिणी ध्रुव पर घटता है। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए।
बहुत सुंदर। देखिए कई बच्चे का बहुत ही शानदार जवाब आना शुरू है और इसी चीज का हम इंतजार कर रहे थे कि एकदम बहुत ही खूबसूरत जवाब आप लोग के द्वारा मिलते जाएगा और बहुत ही बढ़िया आप लोग करते जाएंगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर, एकदम अच्छा, वाह, बहुत बढ़िया। देखिए मैक्सिमम बच्चे सही किए हैं। आपको हमने बताया कि भार का मान जी पर डिपेंड करता है और विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम और ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है। इसीलिए भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाएंगे तो जी बढ़ने से इसका भार बढ़ता है और मैक्सिमम बच्चे का सही जवाब। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, मैक्सिमम लोग सही किए हैं, बहुत सुंदर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जरा देखें कितने लोग सही कर पाते हो। क्वेश्चन सुनो, यदि पृथ्वी की त्रिज्या सिकुड़कर आधी हो जाए, द्रव्यमान वही रहे, तो गुरुत्वीय त्वरण का नया मान क्या होगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को आप एकदम सही करो। क्वेश्चन पे सब लोग ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है? पृथ्वी की त्रिज्या यदि सिकुड़कर आधी हो जाए, द्रव्यमान में कोई चेंज न करें, तो गुरुत्वीय त्वरण का नया मान क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर सोच लीजिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखिए एकदम आसान क्वेश्चन सबको बताए। गुरुत्वीय त्वरण का फार्मूला पिछले क्लास में बताए हैं, जीएम बटे आर स्क्वायर होता है। जब तक फार्मूला नहीं जानोगे बहुत सुंदर जवाब आपका नहीं आए। जी का मान जीएम बटे आर स्क्वायर होता है। जी परमानेंट फिक्स है, द्रव्यमान भी नियत है। तो अब बताओ त्रिज्या अगर आधी हो जाए तो r by 2 का स्क्वायर 2 गुना 4, 4 गुना हो जाएगा और बिल्कुल सही जवाब भी 4g हो जाएगा। और सीधा है, त्रिज्या घटने से जी बढ़ेगा, त्रिज्या बढ़ने से जी घटेगा। त्रिज्या आधी हो गई, जी घट गया है, तो जी बढ़ के 4 गुना हो जाएगा और इसलिए सही जवाब 4g, बिल्कुल सही जवाब। इसमें कई बच्चे गलत किए, फार्मूला बेस्ड था, फार्मूला में धीरे धीरे एकदम दिमाग में आप बैठाते चलो। चलिए अगले क्वेश्चन हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एकदम बढ़िया प्रश्न है, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए। ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण जीपी है, ध्रुव पर गुरुत्वीय त्वरण जीपी है और भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण जीई है। ये इक्वेटर पर जी है, ये पोल पर जी है, तो इन दोनों में सही संबंध क्या है? जल्दी जल्दी एकदम सही कीजिए, जल्दी जल्दी सही कीजिए। हम देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाएंगे। जल्दी जल्दी फटाफट, ये तो सभी लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्रुव पर जीपी है और भूमध्य रेखा पर जीई है, तो सही संबंध क्या है? यही क्वेश्चन दे रहा है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। सभी लोग जानते हैं कि पोल पर इक्वेटर से ज्यादा गुरुत्वीय त्वरण होता है, ये ज्यादा है, इसलिए इसको भाला बोल देगा और बिल्कुल मैक्सिमम बच्चे का सही जवाब मैं देख पा रहा हूं। डी बिल्कुल सही जवाब, बहुत सुंदर, एकदम बहुत ही जबरदस्त बात बनाते जा रहे हैं। यही चीज चाहिए फ्रीक्वेंसी, बहुत ही बढ़िया आपने बनाया कि पोल पर जीई है, भूमध्य रेखा पोल पर जीपी है और भूमध्य रेखा पर जीई है। आप जानते हो कि ध्रुव पर ज्यादा होता है गुरुत्वीय त्वरण, इसलिए इक्वेटर को ऐसे करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू कर रहे हैं। अगला प्रश्न और भी बढ़िया, देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। भौतिक राशि जिसके संरक्षण पर केपलर का द्वितीय नियम आधारित है, वो क्या है? केपलर के द्वितीय नियम किस पर आधारित है? बहुत बेहतर प्रश्न के लिए। हालांकि कई बच्चे को हमने यहाँ पर नहीं सिखाया, तो थोड़ा सा समझा दे, आपको पूरा डिटेल में वर्णन करते हुए हम चल रहे हैं ताकि एकदम पूरा आपको एकदम समझ में आते चला जाए। तो सुनिए मेरा ध्यान से, केपलर पहला वैज्ञानिक है जिसने ग्रह गति का नियम दिया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ग्रह गति का नियम किसने दिया, तो केपलर होगा। ग्रह गति का नियम किसने दिया, तो केपलर होगा। दूसरी बात, केपलर ने ग्रह गति के 3 नियम दिए और तीनों नियम में इसका पहला नियम है कि सभी ग्रह के केंद्र पर सूर्य है और सूर्य के चारों ओर ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षा में इलिप्टिकल पथ में चक्कर लगाता है। कई बार यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि केपलर के अनुसार ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं वृत्तीय कक्षा में, दीर्घवृत्तीय कक्षा में। तो आंसर दीर्घवृत्तीय कक्षा में। दीर्घवृत्त का मतलब है कि जिसका दोनों एक्सिस की दूरी अलग अलग हो, उसको दीर्घवृत्त कहते हैं। और दूसरा नियम कहता है सभी ग्रह समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करते हैं। मतलब किसी ग्रह की दूरी कम है तो ज्यादा चलेगा और किसी की ज्यादा दूरी है कम चलेगा, और ज्यादा दूरी है तो और कम चलेगा। मतलब जो ग्रह सूर्य से जितना दूर है उसको एक चक्कर लगाने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। इस पर कई बार प्रैक्टिकल व्यू में क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताओ सूर्य के चारों ओर ज्यादा समय कौन ग्रह लेगा? बुध लेगा कि शुक्र लेगा कि पृथ्वी लेगा कि मंगल लेगा? अब क्वेश्चन दे देगा, बहुत अच्छा प्रश्न। अब ये सब क्वेश्चन देख के कई बच्चे बड़ा परेशान होते हैं कि बताइए कितना का चक्कर लगाओ, याद करें तो नहीं याद करता है कि केपलर का दूसरा नियम है, जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उसको चक्कर लगाने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा। और सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, सबसे जल्दी एक चक्कर मारेगा, शुक्र उससे ज्यादा लेगा, पृथ्वी उससे ज्यादा लेगा। तो बुध शुक्र पृथ्वी के बाद तब मंगल है, तो सबसे ज्यादा मंगल को एक चक्कर लगाने में लगे। देखिए कंसेप्ट का क्वेश्चन है, इसको रखना नहीं है। कई बार इसी को दे देगा कि यदि बुध को एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगता है तो शुक्र को एक चक्कर लगाने में, तो कई बच्चे परीक्षा हॉल में मुस्कुराता है कि पृथ्वी देता तो 365.25 दिया था, लेकिन शुक्र दे दिया, इसका तो कितना दिन में चक्कर लगाता याद ही नहीं है, याद करने की जरूरत भी नहीं है। तुमको अपने समझ लेना है कि चॉइस 88 से ज्यादा और 365 से कम 1200 चॉइस होगा, सही आंसर है। और सेकंड अक्सर उसके बीच का देता है, वो केवल ब्रेन चेक करता है कि हाँ इस बच्चे के अंदर कंसेप्ट है कि नहीं। और सभी ग्रह केपलर के दूसरे नियम के अनुसार से कोणीय संवेग संरक्षित रखते हुए समान क्षेत्रफल तय करता है और इसीलिए इसमें डी जवाब बिल्कुल सही जवाब। और तीसरा नंबर केपलर का नियम है किसी ग्रह के आवर्तकाल का बल औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। कई बार डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है डी समानुपाती आयु, ये भी क्वेश्चन आता है। तो केपलर का तीनों नियम हम आपको समझा दिए, कहीं से भी उठा पटक करके क्वेश्चन दे सकता है, आपको सही बनाना। चलिए तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिस क्वेश्चन में हमें लगेगा कि डिटेल समझाना चाहिए, हम समझा भी देंगे। बढ़िया प्रश्न है, इसका आंसर सही करने का मतलब आप बहुत अच्छा समझे। क्वेश्चन सुनिए, किसी कण का पलायन वेग उसके द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है? m स्क्वायर के अनुसार से, m के अनुसार से, m के पावर 0 के अनुसार से, m के पावर -1 के अनुसार से। यहाँ कुछ नहीं है तो पावर 1 समझ लो। बोलो पलायन वेग इसके वेलोसिटी किस पर डिपेंड करता है? आपका क्वेश्चन कह रहा है पलायन वेग और द्रव्यमान में क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है। पलायन वेग और कण के पार्टिकल के द्रव्यमान में, एक कण के द्रव्यमान में क्या संबंध है, ये आपको बताना है। वेरी गुड, देखिए बहुत शानदार। ये सब प्रश्न सही करने का मतलब अति प्रसन्नता होती है कि आप लोग भीषण से भीषण तूफान में भी अपने आप को खड़ा कर लो, क्योंकि प्रश्न अगर आप ध्यान से बनाते जाओ तो बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। और क्वेश्चन देखो कितना जबरदस्त दिया है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान देना। क्वेश्चन कहता है पलायन वेग और कण के मास में क्या संबंध है? सबको बताया कि पलायन वेग का मान √2 GM/r होता है, या इसी को बताया है पलायन वेग √2 GR होता है।
और पलायन वे ग्रह के द्रव्यमान पर, ग्रह के त्रिज्या पर डिपेंड करते हैं, कण के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। और इसीलिए जब कण के द्रव्यमान पर डिपेंड ही नहीं है तो इसका पावर 0 कर देंगे, इस पर कोई निर्भर नहीं करता। और इसीलिए सही आंसर जिन बच्चों ने सी लगाया है बिल्कुल सही जवाब। पिछले क्लास में भी आपको समझाए थे कि एस्केप वेलोसिटी का मान पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, और यदि पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा मतलब उसका पावर 0। बहुत सही। देखिए कई बच्चे बहुत बढ़िया, मैंने देखा कि इसमें 70% बच्चे इसको सही किए, ये बहुत अच्छी बात। चलिए आप अगला प्रश्न के लिए चलते हैं, एकदम सोच समझ के एकदम सही बनाइएगा, बहुत हल्का क्वेश्चन। पृथ्वी के सतह पर किसी वस्तु का भार 24.9 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? ये तो एकदम आसान क्वेश्चन, किसी बच्चे से गलत नहीं होना चाहिए। भार बराबर 29.4 न्यूटन, मास बराबर वाट, ये क्वेश्चन ये सब बच्चे से सही होगा। जल्दी जल्दी एकदम सही करके चले जाइए, एकदम फटाफट सही करना है, जल्दी जल्दी सही कीजिए। वेरी गुड, बहुत सुंदर, एकदम जबरदस्त। देखिए बच्चे बहुत ही बढ़िया बना रहे हैं। आप सभी को बता चुके हैं भार का फार्मूला mg होता है, ये 29.4 है तो m बराबर 29.4 बटे g होगा, यानी 29.4 बटे 9.8 होगा। 3 बार में इसको काट दोगे तो सही आंसर 3, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। कई बच्चे ने लाया एकदम सही जवाब उनका है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है उसको सुना जाए, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। एक एलिवेटर, एलिवेटर मतलब समझना लिफ्ट है। देखो आरबी गोरखपुर में पूछा हुआ प्रश्न है, ऐसे सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ है, लेकिन जाके हम इसमें रखने दिए इसीलिए कि कई लोगों को ये भरोसा नहीं होता कि रेलवे में कितना भारी पूछता है, इसीलिए हमने रखा है कि क्वेश्चन देखो कितना रेंज चलता है रेलवे, और फिर अपनी तैयारी देखो कितना नीचे पे तुम हो। उसको जब तक नहीं सीख करोगे तब तक नहीं होगा। और देखिए 2009 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 11 वर्ष बाद 2021 में परीक्षा होगी, जरूर इससे लेवल ऊपर ही होगा, और कहीं की तैयारी इससे भी बहुत नीचे होता है। जरा क्वेश्चन पर ध्यान दें। एक एलिवेटर, एलिवेटर में समझना लिफ्ट है जिसका वजन 600 किलोग्राम है, 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वजन से एक केबल द्वारा ऊपर की ओर जाता है तो केबल पर तनाव कितना होगा? टेंशन क्या होगा? एक लिफ्ट का भार 600 किलो है और लिफ्ट ऊपर जा रहा है त्वरण 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो इसमें कितना बल लग रहा है, ये टेंशन क्या होगा ये बताना है। तो एकदम आसान, थोड़ा सा समझा देंगे तो आपको लगेगा कि सर ये तो एकदम आसान था। और फिर हमने समझाया था कि भार इसी को टेंशन कह रहे हैं, इसका मान m × g + a होगा क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रहा है। और बस हो गया। अब अपने से सब लोग समझ रहे हो g का मान लगभग 10 है और ये 4.9 माने लगभग 5 है। 10 और 5 15, 15 × 6 90, यानी सही आंसर 9000 न्यूटन, बिल्कुल सही जवाब। और बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे सी है। क्वेश्चन पे फिर से एक बार ध्यान चाहिए, आपका एकदम ध्यान चाहिए, बहुत मजेदार, मत दशमलव समझ के फिर रहना। कई बच्चा 4.9 9.8 पर छक मारते रहता है, एकदम स्मार्ट बनाओ, स्मार्ट तरीके से। 4 रुपया 90 पैसा 5 हो गया, जी का मान 9.8 लगभग 10 हो गया, 10 5 15 में m गुना करेंगे 15 6 90 हो गया, 2 जीरो लगा दिए, 9000 न्यूटन आंसर हो गया, काम खत्म हो। यहाँ एक और 9000 है लेकिन ग्राम न्यूटन है, जब किलोग्राम दिया है तो हम लोग का सीधा न्यूटन चला जाए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को सीधा न्यूटन करते हैं। तो देखिए हमने कुछ नहीं किया, इसको जोड़ा घटाया, डायरेक्ट सीधा सीधा सोचा और बिल्कुल एकदम सही हो गया। बहुत सुंदर, आप लोग में से कई बच्चे बिल्कुल सही बना रहे हैं। अगला नंबर प्रश्न जरा एकदम बढ़िया से जरा ध्यान दीजिए। अब इसमें क्या कह रहा है जरा क्वेश्चन पे गौर कीजिए, ध्यान दीजिए जरा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्यों? क्वेश्चन है पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर ज्यादा ऊंचा छलांग क्यों लगा सकता है? देखो सर, चॉइस ये है चंद्रमा पर भार ही होता है, चॉइस भी है चंद्रमा पर कोई वातावरण हवा नहीं होता है, चॉइस भी है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम होता है, और चॉइस भी है चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। जल्दी जल्दी एकदम सोचिए, चंद्रमा पर कोई व्यक्ति पृथ्वी की तुलना में ज्यादा ऊंचा छलांग लगा सकता है, क्यों? आप जानते हो जी के अनुसार चलेगा, अगर चंद्रमा पर पृथ्वी का 1/6 है तो आप पृथ्वी से 6 गुना ज्यादा छलांग लगा सकते हैं। अगर पृथ्वी पर छलांग 2 फीट ऊपर है तो चंद्रमा पर 12 फीट ऊपर कर सकते हैं। और इसीलिए यहाँ पे बिल्कुल सबका 100% जवाब सही है कि चंद्रमा के तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कम है, इसीलिए चंद्रमा पर ज्यादा उछलते हैं, बिल्कुल सही जवाब। कभी कभी उल्टा भी देगा कि यदि पृथ्वी पर 5 फीट उछल सकते हैं तो चंद्रमा पर, तो आपको अपने चलना है 6 गुना ज्यादा, 5 गुना 6 30 फीट उछल सकते हैं, ये दिमाग में आपका एकदम बैठ नहीं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपके लिए, और देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। चंद्रमा के सतह पर, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, चंद्रमा के सतह पर द्रव्यमान और भार दोनों कम हो जाते हैं। बी में है द्रव्यमान स्थिर रहता है, भार कम हो जाते हैं, और सी में है केवल द्रव्यमान कम हो जाते हैं, डी में है द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, बहुत ही शानदार आज के टेस्ट सेशन में आप लोग का आंसर चल रहा है, बहुत ही बढ़िया आंसर आप लोग देते जा रहे हैं। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। चंद्रमा के सतह पर द्रव्यमान और भार दोनों कमता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है, केवल भार कमता है, केवल द्रव्यमान कम हो जाता है, द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित रहता है। जल्दी जल्दी एकदम फटाफट आंसर करते जाइए। वेरी गुड, बहुत सुंदर, एकदम जबरदस्त। देखिए आंसर चल रहा है, बहुत ही बढ़िया आप लोग का आंसर चल रहा है, एकदम सही आप लोग बनाए। चंद्रमा के सतह पर आप सब लोग जानते हो भार कमता है, द्रव्यमान कहीं नहीं कमता है, और इसीलिए केवल भार कमता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है। बी चॉइस जैसा कि हम देख पा रहे हैं लगभग 100% बच्चों का सही आंसर चल रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और धीरे धीरे आप बहुत ही बढ़िया बनाते जा रहे हैं। ये अच्छा से प्रश्न सुनिएगा, साधारण क्वेश्चन है। किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W न्यूटन है, पृथ्वी की सतह पर भार W न्यूटन है, तो उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या के आधे बराबर ऊंचाई पर क्या हो? ये प्रश्न सबसे नहीं बनेगा, ये वही लड़के बना सकते हैं जिनका कंसेप्ट खूब बढ़िया है, फार्मूला अच्छे ढंग से याद किए हैं, तब आपसे सही बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अभी हम देखते हैं कितने बच्चे इसको सही करते हो। क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर W है, पृथ्वी की त्रिज्या के आधे ऊंचाई पर गए हैं, तो भार क्या होगा? ये प्रश्न है। तो जरा ध्यान दिया जाए, सबका ध्यान चाहिए, बढ़िया से सुनिए। जो लोग थोड़ा सा भी ध्यान लगा देंगे तो लगेगा कि हाँ एकदम ठीक है, और बहुत बढ़िया ढंग से इसको बना दें। देखो ऊंचाई पर जाने से जीएस बराबर जी बटे 1 + h बटे r का होल स्क्वायर की फार्मूला होता है। पिछले क्लास में भी तुमको बताया था कि जीएस बराबर ऊंचाई पर जब जाएगा तो जीएम बटे, आपको पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि इसमें फार्मूला जो हमारा चला था वो जीएम बटे बड़ा जी जीएम बटे r + h का होल स्क्वायर था, उसी से हम लोग ये फार्मूला लाए।
और जल्दी जल्दी देखो, पृथ्वी की त्रिज्या के आधी ऊंचाई एच का मान r/2 है, ये कट गया। बताओ 2 1 3/2 है, स्क्वायर करोगे तो 9/4 4 ऊपर जाएगा, यानी 4/9 w हो जाएगा। और इसीलिए सही आंसर सी जवाब यहां पर सही है, जो बहुत कम बच्चे का सही हुआ। देखिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न था। ये सब क्वेश्चन में एकदम फार्मूला आपके दिमाग में एकदम बैठना चाहिए कि ऊंचाई पर जीएस बराबर जी बटे 1 प्लस एच बटे आर का होल स्क्वायर, और ऊंचाई में पृथ्वी की त्रिज्या का आधा जाना है तो r/2 जाना है, r खत्म, 2 1 3 3 का स्क्वायर 9/4 4 ऊपर चला जाएगा, 4/9 w बिल्कुल सही जवाब। अब जरा अगले प्रश्न की बात चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन अब आप लोगों को मिलने जा रहा है। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है और हमें लगता है सभी बच्चे इसको सही करोगे। जरा ध्यान से, कितने लोग सही करते हो ये देखना है। पृथ्वी के सतह से पलायन वेग का मान क्या है? पिछले क्लास में किए थे, इसको आंसर दीजिए। पलायन वेग का मान क्या है? चॉइस ए में है 11 मील प्रति सेकंड, 11 लगभग दे दिए मील प्रति सेकंड, बी 3 × 10⁻⁸ सीएम पर सेकंड, सी 7 मीटर पर सेकंड और डी 7 मील पर सेकंड। जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए, हमें लगता है कि आप लोग सही करेंगे। वेरी गुड, वाह शानदार, बहुत ही सुंदर। कई बच्चे इसको हमने चॉइस को हटा दिया, यहाँ 11 मील पर सेकंड कर दिया। पिछले क्लास में आप सभी को हम समझा चुके थे 9 2 11 होना, 9 2 11 होना भाग जाना पिछले क्लास में सिखाए हैं, और इसीलिए सब बच्चों को पिछले क्लास में सिखाया है कि इसके वेलोसिटी पृथ्वी पर पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये पिछले क्लास में सिखाया हुआ है, लेकिन कई बच्चे 11 देके इसको मार दिया। ये मील पर सेकंड दिया हुआ है, ये किलोमीटर में होता है, और 1 माइल में लगभग 1.6 किलोमीटर होता है, यानी 1 मील में 1.6 किलोमीटर होता है। इसीलिए ये 1.6 से 1.5 गुना करेंगे तो लगभग 16-17 हो जाएगा। इसलिए ये जवाब सही नहीं है। बी जवाब ये तो और सही नहीं होगा। अब सी जवाब 7 मीटर पर सेकंड नहीं होगा, 7 माइल पर सेकंड। अब बताओ 1 माइल में 1.5 गुना करेंगे तो लगभग 11 पहुंच जाएगा, और इसीलिए सही आंसर डी है, बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर डी है। जो बच्चे लकीर के फकीर वाले हो उन लोग को हम एक ब्रेक लगाते हैं। कई बच्चा एकदम ऐसे ही 11.2 रख आता है, उसको घर में आके मिलाएगा कि मील में दिया कि बीच में दिया, उस सब वहां पर जैसे देखेगा पलायन वेग लग गया, हमको एकदम याद है 11 बराबर 3 अगला क्वेश्चन पढ़ो, और घर में आया तो जाए तो गलत हो गया, आंसर डी हो। इसीलिए तुमको इतना ब्रेक लगा रहा है कि हाँ एकदम सही करना। बहुत ही बढ़िया, देखिए बहुत शानदार। अब अगर इसका प्रश्न तक एकदम सही समझ रहे हैं तो एक बार लाइक बटन दबा दीजिए और एक बार अंगूठा जला दीजिए, ताकि और अच्छे प्रश्न की आगे हम पहुंचा करें। बहुत सुंदर। देखिए कई बच्चे यहाँ पे गलत किए थे, लेकिन मुझे गलत से कोई परेशान नहीं होना है। हर गलत के बाद आपको सीखना है कि हाँ सर अब एकदम सीखते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, ऐसा आएगा तो हम गलत नहीं करेंगे। टेस्ट का उद्देश्य किसी को कम दिखाना नहीं है कि तुम्हारा एक भी सही नहीं, एक भी गलत नहीं। कोई बच्चे गलत कर रहे हो केवल सोचो कि और गलत होने नहीं देंगे, बस फिर सही हो गया, फिर सही है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लेकिन अरे भाई लाइक का बटन कम नजर आ रहा है, लोग ज्यादा नजर आ रहे हैं, एक बार लाइक बटन बढ़िया से दबाइए जिससे एनर्जी लेवल एकदम फिट हो जाए, और तब अगले क्वेश्चन को हम लोग चल रहे हैं। चलिए तो अभी हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बेहतर क्वेश्चन आपको चल रहा है, देखिए कितने बच्चे इसको सही करते हो। क्वेश्चन गौर से जरा सुनिएगा, ध्यान दीजिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, और इस शानदार प्रश्न में उतना ही शानदार आपका जवाब चाहिए। क्वेश्चन सुनो, यदि पृथ्वी अपने कक्ष पर पश्चिम से पूरब के बजाय पूरब से पश्चिम घूमना शुरू कर दे, क्वेश्चन में गौर करिएगा, पृथ्वी पूरब से पश्चिम के बजाय पश्चिम से पूरब घूमना शुरू कर दे तो जी का मान विषुवत रेखा पर बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा। बढ़िया से क्वेश्चन सुनो, कितना अच्छा क्वेश्चन है। यदि पृथ्वी पूरब से पश्चिम घूमने के बजाय पश्चिम से पूरब घूमना शुरू कर दे, या यदि पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमने के बजाय पूरब से पश्चिम घूमना शुरू कर दे तो जी का मान घट जाएगा, बढ़ जाएगा, वही रहेगा। वेरी गुड, बहुत शानदार जवाब आप लोग देते हो भाई, बहुत सुंदर। पृथ्वी पूरब से पश्चिम घूमे या पश्चिम से पूरब घूमे, केवल उस वेग से, ओमेगा से मतलब होता है किस डायरेक्शन में घूम रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होता। और बिल्कुल सही जवाब है, पूर्वत रहेगा, वही रहेगा, चाहे पूरब से पश्चिम घूमो या पश्चिम से पूरब घूमो। बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, बहुत शानदार सेशन। अगला नंबर प्रश्न हम देखते हैं, कितने बच्चे बिल्कुल सही बना पाते हैं। क्वेश्चन है, दो उपग्रह एक ही कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं, दो उपग्रह एक ही कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो क्या समान होगा? दो उपग्रह एक ही कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो क्या समान होगा? दोनों के द्रव्यमान समान होंगे, कक्षीय वेग ऑर्बिटल वेलोसिटी समान होंगे, कोणीय आवेग समान होंगे, गतिज ऊर्जा समान होगी। जल्दी सोच के बताओ। क्वेश्चन बहुत शानदार है, दो उपग्रह एक ही कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि दोनों में क्या समान होगा? जल्दी जल्दी सोचिए। द्रव्यमान समान, कक्षीय वेग समान, कोणीय आवेग समान, गतिज ऊर्जा समान। बहुत शानदार क्वेश्चन, वेरी गुड। देखो कोई भी उपग्रह को अगर छोड़ोगे किसी कक्षा में जाएगा तो कक्षीय वेग का मान √g होता है, √g होता है, और एक ही कक्षा में होगा तो उसका ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय वेग समान होगा, और इसलिए बी जिनका भी है बिल्कुल सही जवाब, बी जिनका भी है बिल्कुल सही जवाब उन्होंने बनाया। अगले प्रश्न की बात चलते हैं, एकदम बढ़िया से स्थिर से सोच के आप बनाएंगे तो हमें लगता है कि सही करेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछे हुए प्रश्न है, ये सब लोग का सही होगा। तुल्यकालिक उपग्रह या इसी को भू स्थिर उपग्रह या इसी को पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल क्या है? एक बढ़िया प्रश्न है। तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल क्या है? 24 घंटे, 12 घंटे, 365 दिन, एक महीना। जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तुल्यकालिक उपग्रह का आवर्तकाल क्या है? वेरी गुड, बहुत सुंदर जवाब। तुल्यकालिक उपग्रह का मतलब है कि जो उपग्रह पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगाता है और जितने स्पीड में पृथ्वी घूमती है उतना ही स्पीड में उपग्रह घूमता है, तब तुल्यकालिक है, और इसीलिए इसका आवर्तकाल, ये जवाब बिल्कुल सही है, 24 घंटा। जो लोग 365 दिन लगा रहे हो, लड्डू नंबर खा रहे हो। एक चक्कर जितना पृथ्वी लगाए वो भी साथ साथ चले, वो तुल्यकालिक उपग्रह, तो इसीलिए यहाँ पे ये जवाब बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर प्रश्न हम लोग चल रहे हैं, जरा देखिए कितने बच्चे सही करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, और एकदम सोच करके उतना ही बढ़िया आपको आंसर करना है। सुनो जरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। चंद्रमा की सतह पर कोई आदमी कितना उछल सकता है यदि वह पृथ्वी पर 5 मीटर उछलता है? क्वेश्चन सुनिए, पृथ्वी पर 5 मीटर उछलता है तो चंद्रमा पर कितना मीटर उछलेगा? और यदि जी चंद्रमा का पृथ्वी चंद्रमा पर पृथ्वी पर का 1/5 यदि आप जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिए। एक आदमी पृथ्वी पर 5 मीटर उछल सकता है तो चंद्रमा पर कितना उछल सकता है? ये सब लोग को बिल्कुल सही जवाब एकदम चल रहा है। 30 मीटर सी जवाब, वेरी गुड, शानदार। 30 मीटर सी जवाब, बहुत बढ़िया। मैक्सिमम बच्चे का मैं देख रहा हूं 30 मीटर एकदम सी जवाब, जो लड्डू नंबर आता है। अरे अगर ये रिलेशन दे देगा तो इसको पढ़ने के बाद बनाना,
रिलेशन दिया हुआ है जी चंद्रमा का पृथ्वी पर के जी का 1/5 है, इसलिए 5 गुना ज्यादा 25 मीटर उछलेगा और सही आंसर ए था। रियल में जी चंद्रमा का पृथ्वी का 1/6 होता है, लेकिन ये तो रियल में होता है। हमें ब्रेक लगाया है, कुछ रियल में मत सोचो। इस कंडीशन पे बताओ कितना उछलेगा, तो 5 टाइम्स 25 आंसर होगा। कुछ नहीं दे देता तो आपने भी सही सोचा था, लेकिन जाके परीक्षा में जरूर दे देता है कि कई बच्चे तो सीधा सीधा बनाएगा कि पृथ्वी पर 5 मीटर तो चंद्रमा पर 6 है जी, तो हमारा सही जवाब लड्डू नंबर हो। अब आपने देखा क्वेश्चन कितना खतरनाक हो सकता है। पूरा एकदम पढ़िएगा तब आप पूरा सही कर पाइए। चलिए अगले क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए और एक अंतिम प्रश्न है आज, उसके बाद हम लोग 20 क्वेश्चन कैपिटेशन का लास्ट करिए। अगला टॉपिक हम बहुत शानदार रखने जा रहे हैं और उसको हम लोग फिर देखेंगे टॉपिक का नाम और आगे का वर्ग। सुनिए जरा, एक आदमी का भार 80 किलो है। पृथ्वी की त्रिज्या दुगनी होने से उसका भार क्या होगा यदि द्रव्यमान वही है? बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक आदमी का भार 80 किलो है, तो एक आदमी का भार 80 किलो है और यदि पृथ्वी की त्रिज्या दुगनी हो जाए तो अब आदमी का भार क्या होगा यदि द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं किया गया? बहुत शानदार क्वेश्चन। ये सब प्रश्न सही करने का मतलब शानदार बच्चे, बहुत सुंदर उनकी तैयारी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सुंदर। देखिए आपको बार बार हमने समझाया है भार का मान जी पर डिपेंड करता है और जी के लिए GM/r² होता है, GM/r² होता है। बताओ त्रिज्या दुगनी हो जाए तो भार को चेंज नहीं कर रहा है तो 2 गुना 4 यानी 1/4 जी हो जाएगा और इसीलिए भार भी 1/4 हो जाएगा। तो सी जवाब जिन्होंने 20 किलो लगाया बिल्कुल सही जवाब लगाया। तो आपने देखा प्रश्न कितना मूव करता है। अब यहां से अगले टॉपिक के लिए 1 मिनट बढ़िया से सुन लीजिए। देखिए मैंने पहले भी बताया कि लाइव क्लासेस कोई भी बच्चे कर सकते हैं और जिनकी तैयारी अच्छी है, हमारे साथ सभी बच्चे नहीं चलेंगे। जो बच्चे गुरुत्वाकर्षण का नहीं जानते, रूल नहीं जानते, उन लोगों पे तो मजा नहीं आए। तो मेरा ये नहीं कहना है कि आप 5000 बच्चे रहो, 10000 बच्चे रहो, हमारे साथ शेर चाहिए, शेर तो ही रहो। जबरदस्त बच्चा चाहिए, जबरदस्त चाहिए, पढ़ने वाला चाहिए, जो लग रहा है कि हाँ हम रिजल्ट देंगे। और 1000 शेरों की फौज से एक शेर का पद रखना बड़ी अच्छा है। हम इस थ्योरी पर चलते हैं और इस थ्योरी पर हम लोग वर्क करते हैं। मुझे मालूम है कि मैं भी अगर चाहूं तो यहाँ खूब बच्चे आ जाए, खूब यहाँ सब्सक्राइबर हो जाए, हम केवल भारत चीन को हमला करवा देंगे, लाइव हो गया, फलाना हो गया, बच्चे ज्यादा से ज्यादा उसको देखेंगे क्योंकि आजकल के लोग यूट्यूब पर कोई चाहते, लेकिन उससे होगा क्या, मूर्खों की फौज आ जाए। धीरे धीरे नहीं सही, मजबूत वर्ग पढ़ने वाला